लोडिंग ला लोग। तो बच्चा लोग आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड देन इन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, तो फर्स्ट थिंग, first example या first illustration for chapter number 3 is a car is moving along a straight line, say OP in figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Okay, so what are the average velocity and average speed of the car in going first from O to P and from O to P and back to Q? दैट मीन्स इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो इसमें हमें फाइंड करना है वेलोसिटी और स्पीड दो केसेस के लिए। एक फ्रॉम ओ टू पी वाला केस है और दूसरा फ्रॉम ओ टू पी देन क्यू। ओके, तो फर्स्ट केस की सर पाथ कौन सा है, फिगर में डायग्राम कौन सा है, तो डायग्राम के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चा लोग देखो, यहां पर सपोज ये टाइप से एक पाथ है, इसमें यहां पर ओ कहां पर है, तो कि सर 0 मीटर। ठीक है, सेकेंड थिंग कि पॉइंट पहले कहां से कहां जा रहा है, तो कि O टू P इन 18 सेकेंड्स। सो पॉइंट P यहां पर है एट 360 मीटर और फिर वो वापस जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट Q इज लोकेटेड एट 240 मीटर। तो बेटा ये 0 मीटर, 240 मीटर और 360 मीटर ये तीनों नंबर्स ऑन द स्केल है। ठीक है, ओके। अब कार की बात करो तो बेटा कार फर्स्ट कहां जा रहा है, तो कार फर्स्ट O टू P जा रही है। तो फर्स्ट वाले केस में आप पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर सकते हो। तो O टू P वाले केस में आप पाथ लेंथ डिस्कस करो, तो पाथ लेंथ और दिस केस इज 360 मीटर। O टू P सीधा ही गया है ना, तो 360 मीटर इज द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस पाथ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का तो सिंपल रूल क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन O एंड फाइनल पोजीशन P। तो फिर ये केस में इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी 360 मीटर ही होगा, पॉजिटिव साइड। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा लोग 360 मीटर और O टू P जाने के लिए उसके पास टाइम कितना है, सर 18 सेकेंड्स टाइम इंटरवल होता है। तो O टू P वाले केस में हम फर्स्ट वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों बातें फाइंड करते हैं। तो आइए फर्स्ट केस में बच्चा लोग एवरेज वेलोसिटी। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 360 और टाइम कितना गया 18। तो आपका यहां पे आंसर बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन O टू P is 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव साइड। जिस साइड डिस्प्लेसमेंट है वही साइड उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। और सेकेंड हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चे लोग पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ भी 360 और टाइम 18 सेकेंड्स। तो यहां पर भी स्पीड बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट पूछे या स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, तो वेलोसिटी और स्पीड ये केस में सेम आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम हो रहा है और कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं। ओके, बट अब सेकेंड केस की बात है। सेकेंड केस में कार मूविंग फ्रॉम O to P and then Q। तो initial location is O and final location is Q। तो बच्चा
इस केस में उसका जो पाथ लेंथ होगा वो होगी 360 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस होगा 120 मीटर। तो ओवरऑल पाथ लेंथ 360 प्लस 120 480 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही सिंपल, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो O इज द इनिशियल पॉइंट एंड Q इज द फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 240 मीटर। तो बच्चा ये केस में पाथ लेंथ 480 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर। तो देखो यहां पर सेकेंड पाथ फॉर मोशन O टू P टू Q। तो बेटा O टू P टू Q फर्स्ट पाथ लेंथ फाइंड कर ले। पाथ लेंथ फॉर दिस पाथ इज OP प्लस PQ। तो OP इज व्हाट, क्योंकि सर OP तो 360 है एंड PQ कितना होगा, क्योंकि सर PQ वापस जा रहा है वो 120 मीटर। सो पाथ लेंथ फॉर दिस मोशन इज 480 मीटर एंड displacement for this motion is इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 240 पॉजिटिव साइड ही आ रहा है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव साइड हो रहा है, तो प्लस 240 मीटर। तो बेटा फर्स्ट केस में हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला याद रखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 240। अब सुनो भाई, टाइम के बारे में देखो, O टू P जाने में 18 सेकेंड्स और P टू Q जाने में 6 सेकेंड्स। तो टोटल बेटा मोशन के लिए टाइम कितना लगेगा, 18 प्लस 6 24। तो इस केस में वेलोसिटी आएगी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम चाहिए ना यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। अब हमें दूसरा इसके पाथ के लिए भी फाइंड करना है स्पीड। तो बच्चा लोग एवरेज स्पीड फॉर दिस मोशन इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। तो पाथ लेंथ यहां पर हमने कैलकुलेट की 480 और मोशन का टोटल टाइम तो वही होगा, O टू P का 18 और P टू Q 6, तो ये हो गया 24। तो बच्चा लोग ये आंसर कितना बनेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल का न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, स्पीड, वेलोसिटीज की कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, ठीक है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते। एग्जांपल नंबर 3.2, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x equals to a plus bt square, where a is 8.5 and b is 2.5 and t is measured in seconds. What is its velocity at 0 and 4 second? अब बच्चा at 0 and at 4, that means these two are instantaneous velocities for two instants 0 and 2 second. Okay, at 2 पूछे, at 4 पूछे, at 6 पूछे, तो ये instantaneous velocity होगी। And what is the average velocity between 2 and 4 seconds? So between 2 and 4 seconds, so this is the interval 2 and 4, between 2 and 4। तो यहां पे हमें एवरेज फाइंड। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझो कि आपको एवरेज पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है। यहां पे तो दोनों पूछा है हमें। तो फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो बेटा ये इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बेटा a इज 8.5, x इक्वल्स टू 8.5 प्लस b इज 2.5
तो ये हो जाएगा 2.5 टी स्क्वायर। डन। तो गिव इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब फर्स्ट हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t equals to 0 सेकेंड। अब एट t equals to 0 सेकेंड दैट मींस कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां से मिलेगी बेटा? सिंपली डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन का जो इक्वेशन उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे dx by dt। तो दिस इज d by dt ऑफ 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ध्यान से करना बच्चा। 8.5 का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 8.5 इज अ नंबर कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 2.5 नंबर है तो उसको एज इट इज रखो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर कम, तो स्क्वायर मतलब जो भी पावर है 2 है तो पावर आगे आएगी, और उसकी एक जो पावर है कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 1। तो 2.5 इंटू 2 ये होगा 5 इंटू टी। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि एट 0 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो यूज दिस फॉर्मूला v इक्वल्स टू 5t एंड पुट द वैल्यू ऑफ t। तो एट 0 सेकेंड instantaneous value is 5 into 0, that comes 0 meter per second। और बेटा at t equals to 2 second हमें फाइंड करना है, तो t equals to 2 second, put the value t equals to 2 in this equation, so we get 5 into 2, your answer is 10 meter per second। तो ये दोनों बातें हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और टिपिकल भी आप बोल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो पहले तो फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड। तो 2 इज द इनिशियल टाइम एंड 4 इज द फाइनल टाइम। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 2 से 4 इट्स 2 सेकेंड, दैट्स इट। बट 2 to 4 में डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो पहले ये फाइंड करो कि सेकेंड पे 2 सेकेंड पे दूसरी सेकेंड पे पार्टिकल कहां, 4th सेकेंड पे पार्टिकल कहां, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड। आई थिंक मेरी बात समझ आई है। सो बेटा अब जो पोजीशन का इक्वेशन, इसमें t इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो आपको पोजीशन एट 2 सेकेंड मिलेगी, और t इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो आपको पोजीशन एट 4 सेकेंड। डन। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में t पुट करो। ओके, तो बच्चों लोग देखो, t equals to 2 second, put in equation number 1, so we get position of particle at 2 second, that is 8.5 plus 2.5 into 2 square, 8.5 plus 2.5 into 4, तो ये होगा 8.5 plus 10, that comes 18.5 meter। So 18.5 meter is the location of a particle at 2 seconds, and put t equals to 4 second in equation number 1, then we get the position of particle at 4 second। So x at 4 second equals to 8.5 plus 2.5 into 4 square, तो ये होगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 60। बच्चा 8.5 प्लस 40 equals to 48.5 meter। So this is the location of particle at 4 second. Therefore, displacement
of particle from 2 second to 4 seconds. तो बेटा ये हो गई d equals to final position minus initial position. So final position of the particle 48.5 meter and initial position of the particle 18.5 meter. So with a displacement of the particle we get 30 meter. ठीक है, बहुत सिंपल है. और हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट इज 30 एंड टाइम ड्यूरेशन बेटा 2 to 4 सेकेंड. तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? तो सर 4 minus 2 2 सेकेंड. 2 seconds is the time duration. तो 30/2 we get 15 meter per. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल. आपको इसमें एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी एट 0 और एट 2 सेकेंड, और आपको फाइंड करना था एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड. तो ये ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन तो एवरेज एट 2 सेकेंड, एट 4 सेकेंड, एट एनी इंस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस. सिंपल. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए dx/dt और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस. मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जो मेथड है उससे हमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशन से वो डिराइव. ठीक है, 3 इक्वेशंस बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता, सब जानते, बट उसको हमें कैलकुलस से डिराइव, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली जो मेथड है उस. देखो फर्स्ट थिंग कुछ असम्पशंस है वो ले लेते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू x0 एंड velocity या speed of the particle at this instant is v0. So v0 is the initial velocity and x0 is the initial position. And after t seconds मतलब instant is t equals to t, where location of the particle is x, so x is the final location and v is the final speed of the particle, or a is the acceleration. ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हम फॉर्मेट यूज करेंगे a इक्वल्स टू dv/dt. बट इन सब में याद रखना कि हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए. ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं. स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन ये सब वेरी होगा, बट एक्सेलरेशन वेरी नहीं होगा. सो a इज इक्वल्स टू dv/dt. यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं dv इज इक्वल्स टू a into dt. Take the integration both the sides. So integration dv equals to integration ad. Put the limits. So integration dv. Lower limit यहाँ पे upper limit. मतलब यहाँ पे initial limit, यहाँ पे final limit. तो initial limit of the velocity या speed is v0 and final is v. Equals to integration a into dt. Here t is the variable. So limits of time is from 0 to t. Okay बच्चा, now integration of dv is v, limits are from v0 to v, a is constant, that's why outside the integration, and integration of dt is t, limits are from 0 to t. अब लिमिट रखने का रूल कैसा है? यहां पर v है ना, तो उसको रिप्लेस करके उसकी अपर लिमिट रख दो तो v होगी, देन माइनस उसको रिप्लेस करके लोअर लिमिट रख दो तो वो v0 होगा. तो यहां पर होगा v माइनस v0 इक्वल्स टू a एज इट इज. अब t की जगह लिमिट्स रखनी है तो t को रिप्लेस करके अपर लिमिट माइनस t को रिप्लेस करके लोअर लिमिट, तो t माइनस 0. तो बेटा यहां से इक्वेशन बनेगा v इक्वल्स टू v0 प्लस 80, जो आप जानते हैं.
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड, ठीक है। चलिए सेकेंड, आप डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मेट भी जानते होंगे, v इक्वल्स टू dx बाई dt, फिर यहां से dx इक्वल्स टू v इंटू dt, टेक द इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। तो कैसे लिमिट्स, तो पोजीशन की इनिशियल लिमिट x नॉट, फाइनल लिमिट x, और टाइम की इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट t। ठीक है सर, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे यहां पे जो v दिख रहा है ना, उसकी जगह फॉर्मूला नंबर रिजल्ट नंबर 1, वो रिजल्ट यहां पे रख दो, ठीक है। तो आपको पोजीशन का अच्छा वाला जो बड़ा वाला इक्वेशन वो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैसे। तो अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा ही रखो, v की जगह ये फॉर्मूला रख दो, तो इक्वेशन कैसा बनेगा ये देखो बेटा, इंटीग्रेशन dx, limits are from x naught to x equals to integration v naught plus at dt, limits are from 0 to t। चलिए अभी भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, x naught to x equals to integration v naught into dt 0 to t plus integration at into dt 0 to t। इंटीग्रेशन बेटा आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सेपरेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट्स आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब x नॉट टू x इक्वल्स टू, बच्चा v नॉट कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t। इसमें कांस्टेंट कौन है, a t, उसमें a कांस्टेंट है तो a सिर्फ बार होगा, हाँ t को भी बाहर मत निकालना, वो वेरिएबल है। t रेज टू 1, तो t रेज टू 1 का इंटीग्रेशन होगा पावर में एक ऐड करके नीचे रखो, तो 1 में एक ऐड करो तो 2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर, और 2 को नीचे रखो तो t स्क्वायर बाय 2, तो ये होगी t स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t। तो ओके सर, x की जगह अपर माइनस x की जगह लोअर, तो x माइनस x नॉट इक्वल्स टू v नॉट इंटू t माइनस 0 प्लस a बाई 2 इंटू t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनली बच्चा यू गेट x माइनस x नॉट इक्वल्स टू v नॉट इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट में याद रखना, रिजल्ट नंबर 2। तो बच्चे इसमें x माइनस x नॉट, दिस गिव्स यू व्हाट, दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट। ये इक्वेशन से तुम्हें पोजीशन नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बट यस, इफ इनिशियल लोकेशन इज द ओरिजिन, इनिशियल लोकेशन ओरिजिन है, मतलब x नॉट x 0 होगा, तो x नॉट 0 होगा, तो फिर ये इक्वेशन कैसा बनेगा जो आपने याद रखा, x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां पर आपको वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिल रहा है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि सर पोजीशन भी मिल, या x नॉट को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इस इक्वेशन से आपको पोजीशन मिलेगी। तो कब डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और कब पोजीशन मिल रही है वो दिमाग में क्लियर रखना। तो मेरे हिसाब से बच्चा इसी फॉर्मेट में इक्वेशन या रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। चलिए, और जो थर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट हम इस इक्वेशन से लाएंगे, याद होना चाहिए ये आपको, थर्ड फॉर्मेट चेन रूल का, a इक्वल्स टू v इंटू डीवी बाई डी। तो आप इसको लिख सकते हैं v इंटू डीवी इक्वल्स टू a इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम, बेटा यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, तो इनिशियल लिमिट होगी v नॉट और फाइनल लिमिट होगी v। यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इनिशियल लोकेशन x नॉट, फाइनल लोकेशन x। लिमिट्स में प्लीज ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए
ये v का इंटीग्रेशन है, 1 नहीं है या dv नहीं है, ये v है, v इंटू dv है, तो v रेज टू 1 का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर फ्रॉम v नॉट टू v इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है ना तो इंटीग्रेशन के बाद। अभी यहाँ पे x dx है कि सिर्फ dx है, तो सर सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आर फ्रॉम x नॉट टू x। एकदम ध्यान से बच्चा, 2 बाहर निकाल दे तो वो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब v की जगह अपर लिमिट, तो यहाँ पे v रख तो v स्क्वायर ही होगा, फिर माइनस v की जगह लोअर लिमिट तो v नॉट रख, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 तो है ही, इक्वल्स टू a, x की जगह अपर माइनस x की जगह लोअर, मतलब x माइनस x नॉट, तो फिर v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू x माइनस। दिस इज रिजल्ट नंबर 3। बच्चा यही 3 फॉर्मूले हमें डिराइव करने, ठीक है, और कैलकुलस मेथड से हमने इसको डिराइव कर लिए। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स जाके वो स्टेप को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पर डाउट मत रखना। डाउट है तो बेटा आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये स्टेप में मुझे डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और बेटा मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक का ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और गुजरात बोर्ड की मैं बात तो उसमें सिंपल ज्यादातर इलस्ट्रेशंस के ऊपर ही एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब 3.4 मेरे हिसाब से कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो पहले एग्जांपल आप पढ़ लो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. Already 25 मीटर से ऊपर थ्रो कर, ग्राउंड से नहीं कर रहे, 25 मीटर से कर। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. First, how high will the ball rise? कितना ऊपर जाएगा? And how long will it be before the ball hits the ground? मतलब ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे आएगा, तो उसका टाइम कितना, ठीक है। टेक g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी हो, और इसमें आप आगे अभी जो हमने 3 इक्वेशंस या 3 फॉर्मूले या रिजल्ट्स डिराइव किए उसको यूज कर सकते। बट बच्चे एक बात याद रखना कि ये सारे न्यूमेरिकल्स साइन कन्वेंशन से ही यूज होंगे, इसको उससे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन बच्चे अपने हिसाब से लेते, तो जनरली आप मेरी साइन कन्वेंशन याद रखना, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सेलरेशन, जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव, जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव। पहले तो ये क्लियर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, और जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। बट एक बात बेटा कंफर्म है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो तो डाउनवर्ड ही होता है ना, तो सारे न्यूमेरिकल्स में हम a इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, -g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होगा। हाँ, वेलोसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड होगी, तो उसको आप -g कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब डायग्राम देख लो, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसकी हाइट ऑलरेडी 25 मीटर है, ठीक है। प्रोजेक्शन पॉइंट ये रहा, पॉइंट ए। अब यहां से पार्टिकल को अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो, तो अपवर्ड बेटा ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ओके। अब इसमें आप समझो कि पूरा मोशन कैसा होगा इसका, तो बेटा ये बॉल ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड, मतलब पॉइंट बी इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, यहां पर उसकी वेलोसिटी या स्पीड 0 होगी, फिर बॉल यहां से वापस नीचे जाएगा और पॉइंट सी पे ये हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। ओवरऑल ऐसी मोशन होगी।
फर्स्ट फॉर्मेट में हमें क्या फाइंड करना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो बॉल ए से बी कितना ऊपर जाए, ये फाइंड हमें करना है। मतलब बेटा फर्स्ट हमारा मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी के लिए मेरे पास कौन से डेटा है उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट थिंग, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, बेटा वो ऊपर की तरफ है तो वो होगी +20। बी इज द फाइनल लोकेशन, तो बी फाइनल लोकेशन पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, वो तो होगा -10। और बच्चा ये ए से बी ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी साइड होगा, ऊपर की तरफ। तो वो वाले फॉर्मूले में x माइनस एक्स नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस एच मैक्स जो हमें फाइंड करना है। तो आप डेटा से समझ सकते हो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वी स्क्वायर वाला, क्योंकि टाइम अंदर नहीं है अभी। तो वो फॉर्मूला यूज करो तो इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक एक वैल्यू ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी +20 स्क्वायर, 2 a is -10 and x minus x naught is plus h max। तो बच्चा लोग 0 माइनस 400 इक्वल्स टू -20 इंटू एच मैक्स, माइनस माइनस कट जाएगा 0 0, तो आपका आंसर होगा एच मैक्स इक्वल्स टू 20 मीटर। तो प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, सिंपल साइन कन्वेंशन ले लो, डेटा ले लो, इक्वेशन यूज करो, वैल्यूज पुट करो विद साइन कन्वेंशन, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाए। ठीक है, सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा टोटल टाइम। तो इसमें मेथड डिफरेंट हो सकती है, बट मेरे पास बेटा बहुत ही सिंपल मेथड है और उस मेथड से ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जितने भी होंगे। अब पॉइंट ए से इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, फिर ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। बेटा बीच में बी अब भूल जा, सिर्फ मुझे अब सी से कहा। तो ये मोशन में फॉर ए टू सी, ये पूरा मोशन हो गया ए टू सी, इसमें ए क्या है, तो ए इज द इनिशियल लोकेशन, और बच्चा सी क्या है, तो सर सी इज द फाइनल लोकेशन। अब बी को भूल जा, सिर्फ ए और सी को फोकस। ठीक है, ये मोशन के लिए ओवरऑल की जो इनिशियल स्पीड होगी ए पे, या वेलोसिटी सॉरी, वो होगी ऊपर, तो +20 होगी। एक तो ये बात। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेटा बिना सोचे समझे आप -10 या -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, जो भी डेटा हो। और दूसरा, ए इज द इनिशियल पॉइंट, सी इज द फाइनल पॉइंट, तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है कि इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बीच में कहीं पर भी जाए उससे हमें क्या लेने देना भाई, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। तो ये इनिशियल लोकेशन और ये फाइनल लोकेशन, तो इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट तू देखेगा तो ओवरऑल वो नीचे की तरफ आएगा। और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट की आप बात कर रहे हो, तो ये 25 होगा, सेम एज हाइट ऑफ टावर, बट नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करेंगे -20, क्योंकि वो भले पहले ऊपर जा रहा है भाई, बट लास्ट में तो नीचे ही है, तो ये होगा -25। तो बेटा इसमें हम x माइनस एक्स नॉट लेंगे -25, और टाइम फाइंड करना है। ये देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे। तो इसमें रिजल्ट यूज होगा x माइनस एक्स नॉट
equals to v naught t plus half a t square. X minus x naught is minus 25 equals to v naught is plus 20 into t plus half a is minus 10 into t square. So minus 25 equals to 20t minus 5t square. 5t square minus 20t minus 25 equals to 0. So t square minus 4t minus 5 equals to 0. Compare this equation with ax square plus bx plus c equals to 0. A equals to 1, b equals to minus 4, c equals to minus 4. So t equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac on 2. Put the value of b. So minus minus 4 plus or minus under root minus 4 square 16 minus 4 into a1 or c minus 1 divided by 2 into 1 minus minus 4 plus or minus under root 16 ये minus 5 है तो plus 20 तो 4 plus 36 under root 36 6 by 2 माइनस कॉम्बिनेशन नहीं लूंगा ना यार क्योंकि टाइम नेगेटिव में आ रहा है तो वो लेने की कोई जरूरत नहीं है तो 10 by 2 तो यहां से यहां आने का टोटल टाइम उसका कितना होगा 5 सेकंड्स ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्री फॉलिंग डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस बेटा फर्स्ट सपोज इसको यहां से पॉइंट ए से हम रिलीज कर रहे हैं दैट मींस उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 और इसका ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है इसको अभी मैं 0 मान यही प्रोजेक्शन पॉइंट ही 0 मतलब x नॉट ही मैंने 0 मान लिया यही ओरिजिन है ओके अब बॉडी यहां से कहां जाएगी तो सर नॉर्मल सी बात है नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम -g ठीक है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कांस्टेंट रहेगी वो वैरी नहीं होगी तो बच्चा इसमें हम एक्सेलरेशन अपोजिट टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 सेकंड पे भी यही है 1 सेकंड पे भी यही एक्सेलरेशन होगा 2 पे 3 पे 4 पे मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स रहेगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये ग्राफ सिंपल सा आएगा स्ट्रेट लाइन और ये किसका ग्राफ है ए अपोजिट टाइम का ओके क्योंकि ये ग्रेविटी चेंज ही नहीं हो रही है ना इसकी वैल्यू फिक्स रहे माइनस है माइनस क्यों क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हम जनरली क्या कंसीडर करते हैं नेगेटिव कंसीडर करते हैं इसीलिए वो नेगेटिव रहेगी सेकेंड थिंग वैल्यू फिक्स रहती है 9.8 तो ग्राफ भी रहेगा फिक्स -9.8 ओके अब आपको डिफरेंट इंस्टेंट्स पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड पे तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है using v equals to v naught plus at तो बेटा v equals to v naught फ्री फॉल के लिए रिलीज किया है तो 0 होगा a -9.8 इंटू टी तो फिर v होगा -9.8 रिजल्ट नंबर 2 और ये रिजल्ट नंबर 1 ओके अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड तो 9.1 इंटू 8 9.8 होगी और वेलोसिटी होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी -9.8 इंटू 2 मतलब 19.6 मीटर पर
3 सेकेंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? क्योंकि सर वो होगी 19.6 में और 9.8 ऐड करो या माइनस 9.8 इंटू 3 करो तो भी चलेगा। तो ये आंसर मिलेगा -27.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो 9.8 का फिक्स इंक्रीमेंट होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो ग्राफ कैसा आएगा? माइनस में, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, थर्ड फोर्थ में आएगा सॉरी। ये टाइम और ये वेलोसिटी। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? तो 0 पे तो 0 होगी, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। फिर 1 सेकेंड पे कितनी होती है? सर 9.8 माइनस में। फिर 1 सेकेंड के बाद -19.6। फिर 1 सेकेंड के बाद -27.2। तो v अपोजिट t का फ्री फॉल के लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट। और इक्वेशन से भी पता चल रहा है यार, इक्वेशन देखो, v इक्वल्स टू -9.8 इंटू t, दैट्स t0 तो 0 1 -9.8 2 तो -19.63 तो -27.4 एंड ओके। और पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस एक्स या डिस्प्लेसमेंट के लिए v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा। और इनिशियल लोकेशन तो ओरिजिन मानी है ना, तो वो 0 हो सकता है, तो x0, तो ये x इक्वल्स टू v0 भी 0 है, तो ये पूरा 0, v0 0 है, प्लस हाफ ये 9.8 है, -9.8 बाई 2 तो -4.9 टी स्क्वायर। ये रिजल्ट नंबर 3। चलिए t इक्वल्स टू 0 रखिए, 1 रखिए और 2 रखिए। ठीक है, तो 0 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा -4.9 इंटू 0 0। फिर 1 रखो, -4.9 इंटू 1 -4.9। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है। फिर 2 रखो तो -4.9 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, एंड 4 इंटू -4.9 तो ये हो जाएगा -19.6 मीटर। तो बेटा जो इंक्रीमेंट हो रहा है क्या उसका रेट फिक्स है? तो क्या नहीं, फर्स्ट में 4.9 ऐड होगा, सेकंड में 15 या जो भी 13 14 समथिंग ऐड होता है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट फिक्स नहीं है। तो ग्राफ जो आएगा x अपोजिट t का ग्राफ, बेटा x मीटर में ले लो, तो ये ग्राफ 0 सेकेंड पे 0 पे, फिर 1 सेकेंड पे 4.9 पे, 2 सेकेंड पे बहुत ही नीचे 19.6 पे। तो ये ग्राफ जो बनेगा बेटा ओवरऑल ग्राफ ऐसा x प्रपोजल टू t, और इसमें क्या आ रहा है? v प्रपोजल टू t, x प्रपोजल टू t स्क्वायर, और इसमें क्या आ रहा है? v प्रपोजल टू t, और ये तो कांस्टेंट t है। तो आई होप आपको ये तीनों ग्राफ्स पता चले होंगे, xt का, vt का और at का। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3.6, Galileo's law of odd numbers, the distance traversed during equal intervals of time। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक एक सेकेंड में, by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1:3:5:7:9:11 चलता है। ओके, तो बच्चा लोग ये केस किसका? फ्री फॉलिंग का ही केस। इनिशियली रेस्ट और ओरिजिनली उसको ओरिजिन से हम रिलीज कर रहे हैं सामान। तो न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट ओरिजिन से रिलीज किया,
फिर 1 सेकेंड के बाद 4.9 पे होगा, ठीक है, और 1 सेकेंड के बाद -19.6 पे होगा, और 1 सेकेंड के बाद और नीचे होगा। तो एक एक सेकेंड में वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बेटा, वो आंसर डिफरेंट होंगे, और उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो हमें 1:3:5 में प्रूव करना। पहले तो ये बात, तो यहां पर मान के चलो कि इनिशियली ओरिजिन से रिलीज कर रहे, तो एक्स नॉट 0 होगा, रिलीज कर रहे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0। अब बेटा टी टाइम के बाद वो x1 पर है, टू टी टाइम के बाद वो x2 पे, 3t टाइम के बाद वो x3 पे। तो x1 पे वो कहां पर है, t टाइम के बाद, x2 पे 2t टाइम के बाद, और x3 पे 3t टाइम के बाद। दैट मीन्स कि 0 से t तक का उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको d1 मान लो, t से 2t तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको d2 मान लो, और 2t से 3t तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको d3 मान। तो बेटा d1 d2 d3, दिस थ्री आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, and x1 x2 x3 these are the different locations of the particle or different instants, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे ना भाई, x इक्वल्स टू -12 gt स्क्वायर। मैंने सिर्फ यहाँ पे g 9.8 नहीं रखा है और कुछ, ठीक है। अब उसमें x0 कितना होगा भाई, तो सर x0 तो 0 ही होगा, x1 t सेकंड के बाद, तो यहाँ पे t रख देना, तो -12 gt स्क्वायर, x2 2t सेकेंड्स के बाद, तो यहाँ पे 2t रख दे, तो 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर -12 g 4t स्क्वायर, तो इसको मैं t स्क्वायर इंटू 4 रखा, तो इसको बेटा ये पूरे को मैं x1 लिख सकता हूं, तो ये हो गया पूरा x। आई होप आपको पता चले, ठीक है। x3 इक्वल्स टू 3t टाइम के बाद लोकेशन, तो यहां पे 3t रखते हैं, तो 3t स्क्वायर क्या होगा, 9t स्क्वायर, 9 साइड में करते, तो यहां पर होगा -12 gt स्क्वायर इंटू 9, तो बच्चे ये पूरा हो गया x1, तो ये होगा 9x। ओके, वैसे तो x4 भी फाइंड कर सकता है, x4 मतलब कहां पर, तो कि सर 40 टाइम पे, तो यहाँ पे 16t स्क्वायर होगा, तो वो होगा 16x। बट ये सब है क्या यार, रिजल्ट 1 2 3 4 5, ये सब है क्या, दिस ऑल आर द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द पार्टिकल आफ्टर सर्टेन टाइम्स। t टाइम के बाद x1 पे, 2t के बाद x2 पे, 3t के बाद x3 पे, 4t के बाद x4 पे। बट हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब मुझे इंटरेस्ट d1 d2 d3 d4 के रेशियो में। तो d1 है क्या, तो d1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 0 to t, तो बेटा ये होगा x1 माइनस x0, x0 is the 0, x1 minus 0 is 0, ये रिजल्ट नंबर 1। okay, d2 is distance travel, sorry, during
2t। टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, t हुआ, जितना हुआ इसमें हुआ, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होगा t, इसमें भी टाइम ड्यूरेशन कितना होगा t। ओके, तो d2 इज this x2 minus x1। x2 is what? So 4x1, 4x1 minus x1 3x। oh sorry, यहां पर x1, ठीक है, ये 3x1। अब d3 डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 2t to 3t, मीन टाइम इंटरवल तो t हुआ, so d3 is the distance traveled from 2t to 3t। तो बच्चा ये होगा x3 minus x2, और x3 9x1, x2 4x1, तो 9x1 minus 4x1, the result is 5x। ओके, वैसे अब बेटा ये आपके लिए कॉमन हो गया, d4 में पूछ रहा हूं, तो x4 minus x3 होगा 16x1 minus 9x1, तो ये होगा 7x1। तो रिजल्ट नंबर 1 2 3 4 इसके ऊपर फोकस करो। 1 2 3 4 इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस आप कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल जो डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, वो x1 is to 3x1 is to 5x1 is to 7x1, मतलब बेटा 1 is to 3 is to 5 is to 7, ऑड नंबर लो, ठीक है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बट यस बेटा एनसीईआरटी में है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन अच्छे से आप देख लो। बाकी एमसीक्यूज के लिए आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट गैलीलियोस लॉ यही याद रखना। 1 सेकंड में 1 मीटर हुआ, तो दूसरी 1 सेकंड में कितना होगा, तो कि सर 3 मीटर, डायरेक्ट आंसर। और 1 सेकंड के बाद तो कि सर 5 मीटर, और 1 सेकंड के बाद कितना कवर करेगी, तो कि सर 7 मीटर, और 1 सेकंड के बाद तो कि सर 9 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल तो डिस्टेंस भी इक्वल। हाँ, सपोज ऐसा दे दो 2 सेकंड के बाद 4 मीटर इनिशियल से, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर, तो और 2 सेकंड के बाद तो उसका 3 टाइम्स, तो 4 into 3 12 मीटर, और 2 सेकंड के बाद 4 into 5 20। तो बड़ा ऐसे आंसर्स आपके डायरेक्ट बन सकते हैं, बट एक ही कंडीशन कि इसके लिए टाइम इंटरवल कैसा चाहिए, इक्वल, अदरवाइज ये रिजल्ट फॉलो नहीं होगा। आपको ऐसा दिया कि 2 सेकंड के बाद 5 मीटर है, तो और 3 सेकंड के बाद कितना होगा, तो फिर ये रिजल्ट चलेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3.7, व्हाट दैट इज अबाउट स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। बहुत ही सिंपल है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, the distance it travels before stopping is called the stopping distance। before stopping मतलब लास्ट में स्टॉप हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। it is an important factor for road safety and depends on the initial velocity v0 and the braking capacity or deceleration minus it, that is caused by the braking। ब्रेक लगाते हैं व्हीकल चलाते वक्त, तो वो डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v0 and a। यार सपोज बेटा व्हीकल आपका पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। ओके, आप धीरे धीरे जा रहे हो, पॉइंट ए से ही आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, यहीं से ही आप ब्रेक लगा, ठीक है। पॉइंट बी पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होके लास्ट में कितनी हो गई 0,
तो ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी, ds जितना। So in this case your displacement is what? Your displacement is the stopping distance. Okay? तो बच्चा यार एक बात सिंपल सी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें आपके पास कौन से डेटा है वो देख ले। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन माइनस ए है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डायरेक्शन और आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है इसीलिए माइनस है, और आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये साइड है, पॉजिटिव साइड है इसीलिए प्लस ds। आई थिंक आपको समझ, रिलेशन कौन सा यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर equals to 2 into a into x minus x naught. 0 square minus v naught square equals to 2 into minus a into ds. So minus v naught square equals to minus 2ab. बच्चा ds equals to v naught square by 2. तो यहां से हमें पता चला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस, और दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टी एक्सेलरेशन। जितनी जोर से ब्रेक लगाओगे उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा, और जितना धीमे धीमे ब्रेक लगाओगे उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो बेटा ये दो रिजल्ट्स और ये एक्सप्रेशन, derive the expression of stopping distance in terms of v naught एंड ए, वो मैंने यहां पे डिराइव करके रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल अबाउट रिएक्शन टाइम। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। देखा और रिस्पॉन्ड किया, दोनों में कुछ तो डिस्टेंस या कुछ तो टाइम चला जाएगा। आप व्हीकल लेके जा रहे हो बेटा, आपने बच्चे को देखा, फिर आप ब्रेक लगा रहे हो, तो देखा और ब्रेक लगाया, ऑब्जर्व किया, एक्शन लग गई है, इन दोनों के बीच में कुछ टाइम चला जाएगा। दिस टाइम इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। ओके, सो रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time. Reaction time depends on the complexity of the situation and on an individual. आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक डिफरेंट पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन टाइम क्या है। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम। अब अपना रिएक्शन टाइम मेजर कर सकते हो बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate the reaction time. मतलब ये रूलर, ये मेरा हाथ, ठीक है, ऊपर मेरे फ्रेंड ने इसको रिलीज किया, इसने जैसा रिलीज किया मैंने देखा कि इसने रिलीज किया तो ये रूलर नीचे जाएगी, मैंने इसको कैच किया, सॉरी, तो रूलर ने यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो किस दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चा लोग 21 सेंटीमीटर। ओके बच्चा लोग, तो ओवरऑल ये रूलर कर क्या रही है, फ्री फॉलिंग कर रही है। कितना फ्री फॉलिंग किया, 21 सेंटीमीटर। मेरे फ्रेंड ने इसको जस्ट रिलीज किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। फ्री फॉलिंग मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8, डिस्प्लेसमेंट कितना 21, नीचे हुआ इसलिए माइनस। ठीक है, तो टाइम फाइंड कर सकते हो यार, रिएक्शन टाइम ही फाइंड करना है। तो सिचुएशन कैसी होगी देखो, यहां से यहां
फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग मतलब इनिशियल लोकेशन उसकी ओरिजिन मान लो, रिलीज किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना ये, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g मान लो, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 21 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है बच्चा, नीचे हो रहा है, तो माइनस आएगा, तो ये आएगा -21 सेंटीमीटर। सो योर x minus x naught is -21 सेंटीमीटर। टाइम फाइंड करना है। इतना डेटा लिखने के बाद बेटा अब तो पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे x minus x naught equals to v naught t plus half at। बेटा x minus x naught is -21 सेंटीमीटर, v naught 0, a -9.8, टाइम रिएक्शन टाइम tr²। अब ये सेंटीमीटर में तो नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करो तो -0.21 इक्वल्स टू -4.9 टू tr²। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो tr² इक्वल्स टू 0.21 डिवाइडेड बाय 4.9। So tr is equals to under root of 0.21 upon 4.9. So you can calculate this answer. Then you get your reaction time. तो बच्चा लोग आप जैसे पता है वैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, और अपना जो रिएक्शन टाइम, आप अपना रिएक्शन टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको चेक करना चाहिए कि आपका रिएक्शन टाइम कितना आ रहा है। जो रिएक्शन टाइम ज्यादा आ रहा है मतलब आप उतने क्विक नहीं हो, और रिएक्शन टाइम कम आ रहा है तो आपका दिमाग उतना फास्ट चल रहा है, क्विक चल रहा है। तो सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना रिएक्शन टाइम चेक तो कर लो कि कितना आ रहा है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है कि नहीं, ये आपको पता चले। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 3.9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में ओवरऑल। ये टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। तो पहले ही बेटा आप पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लेना। तो सपोज पहले वही डिसाइड कर लेते हैं हम, ये नॉर्थ है तो बेटा ये डायरेक्शन ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगी। अब नॉर्थ डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर, मतलब नॉर्थ में जो भी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव, तो साउथ में बेटा जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव। तो पहले ये बात आपको पता चलनी चाहिए। Train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour। मतलब बेटा ट्रेन A नॉर्थ में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और कितनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। और बच्चा किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 18 3 जा 54, तो योर आंसर इज +15 मीटर पर सेकंड। प्लस इसीलिए लिखा कि ट्रेन ए कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ। बच्चा ट्रेन बी कहां जा रही है, साउथ की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, सर नॉर्मल सी बात है नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज -90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो -25 मीटर पर सेकंड। ओके,
ये डेटा देख लेना, क्वेश्चन 1। चलिए, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सिंपल है यार, वीबीए। तो बेटा वीबीए is equals to VB minus VA. VB minus 25 minus VA plus 50. So your answer is minus 40 meter per second. So this is the velocity of B. Velocity of B with respect to A. तो A के रिस्पेक्ट में B कहाँ जा रहा है? क्योंकि माइनस 40 से जा रहा है, 40 से जा रहा है तो 40 है, माइनस मतलब ये कौन सी डायरेक्शन बता रही है? तो साउथ। तो A की रिस्पेक्ट में B 40 से साउथ में जा। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। तो वैसे तो जनरली ग्राउंड रेस्ट पे ही होता है ना भाई, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B इसको लिखेंगे VGB। so that is VG minus VB। तो बेटा VGB equals to VG0 minus VB minus 25 minus minus plus VGB comes plus 25 मीटर पर सेकेंड। तो B की रिस्पेक्ट में ग्राउंड कहां जा, तो कैसे 25 मीटर पर सेकेंड से प्लस आया, मतलब समझो कि ये नॉर्थ में जा। ये बात भी समझ आ गई। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। Velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to the train A as observed by a man standing on the ground। तो लैंग्वेज पढ़ के आधे बच्चे तो सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है यार, मंकी ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट जा, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो क्या सर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, उसके रिस्पेक्ट में एक मंकी ट्रेन ए पे ट्रेन ए के अगेंस्ट जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 18 से जा रहा है। तो ये 18 बच्चा क्या दिया है, तो 18 आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको दे दिया है, और आपको फाइंड करना है मंकी की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और उसके अगेंस्ट जा, किसके अगेंस्ट, ट्रेन ए के अगेंस्ट जा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ये आपको दे दिया है। कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर, बट नेगेटिव। ठीक है, क्यों नेगेटिव में, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट जा रहा है, और ए कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो मंकी कहां जाएगा, साउथ में जाएगा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये हो गया VMA, हाँ, इक्वल्स टू माइनस 18 इंटू 5/18। चलिए 18 कैंसल, योर आंसर इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VMA को हम लिख क्या सकते हैं, VMA इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको मैं मॉडिफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, velocity of monkey with respect to A is equals to velocity of monkey with respect to ground minus velocity of A with respect to ground. So velocity of monkey with respect to ground is velocity of monkey with respect to A plus VA। तो बच्चा VA में क्या है, -5, और VAG क्या है, तो कि सर A की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +50। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +10 मीटर पर सेकेंड। योर रिजल्ट नंबर 3। तो मंकी बेटा ए की रिस्पेक्ट में -5 से जा,
मतलब कोई एक ऑब्जर्वर ट्रेन ए में बैठा तो उसको ऐसा लगेगा कि मंकी साउथ में 5 से जा, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, ए में बैठा है, वो नॉर्थ में जा रहा है। वो मंकी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मंकी कहां जा रहा है, 5 से साउथ में जा। बट जब वही मंकी को कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा तो उसका आंसर आ रहा है +10 मीटर/सेकेंड, मतलब वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में मंकी 10 से कहां जा रहा है, प्लस निशानी है ना बेटा। इन दोनों बात को समझो, ऑब्जर्वर बदल गया, आंसर बदल। मंकी तो मंकी है भाई, मंकी तो मंकी है, बट मंकी को ट्रेन ए का ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको 5 से साउथ में दिख रहा है, और ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर उसको देख रहा है मंकी को तो उसको 10 से नॉर्थ में ही जाता हुआ दिख रहा है। दैट इज द डिफरेंस, या दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चा लोग यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उसके सारे एग्जांपल्स मतलब इलस्ट्रेशंस खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।